हो गया ना स्टार्ट। ठीक है। अब भाई देखो आगे के क्लास पढ़ेंगे। कल हमने युग्मक युग्मक जनन ये सब देख लिए थे। अब एक टॉपिक है इसके अंदर दूसरा, भ्रूण। ठीक है, इधर देख बोर्ड पे। अब देखो, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो नर जो होता है वो 2n अवस्था में होता है, और जो मादा होती है वो 2n अवस्था में होती है। इनमें दोनों में जनन कोशिका थी, इसकी वृषण, और इसकी थी अंडाशय। ये वृषण भी 2n, ये भी 2n, ये बताया था मैंने। इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, और यहाँ से शुक्राणु बनेगा, और यहाँ से अंडाणु बनेगा। शुक्राणु n है, ये भी n है, दोनों में संलयन निषेचन होगा। फिर यहाँ से युग्मनज, और युग्मनज के बाद यहाँ हमने लास्ट में पढ़ लिया था भ्रूण। तो अब हम इस भ्रूण के बारे में देख रहे हैं, भाई ये भ्रूण है क्या। ठीक है, मैंने इसके पहले की सारी बातें बता दी आप लोगों को, नर मादा शुक्राणु अंडाणु निषेचन युग्मनज मोरुला ब्लास्टुला गैस्टुला ये सब बता दिया था। अब इसमें लास्ट टॉपिक आता है इस टॉपिक का कि भ्रूण क्या है। ठीक है, अब देखो, ये एन और ये एन, एन और एन मिलकर 2n कोशिका बनी। इस 2n कोशिका का नाम हमने क्या दिया था, युग्मनज। ठीक है, फिर इस युग्मनज में कौन सी क्रिया हुई थी, विदलन की क्रिया हुई थी, और विदलन के द्वारा क्या बना था, मोरूला। अब आप लोगों को मोरूला पता है कितने कोशिका था, 8 से 16। फिर इसके बाद क्या बना था, ब्लास्टूला। ठीक है, तो ब्लास्टूला कितने कोशिका था, 16 से 32। फिर बना था गैस्टूला, ये कितना था, 32 से 64। तो हमने ऐसे पढ़ा था। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं ये भ्रूण क्या है। तो ध्यान से सुनो कि भ्रूण क्या होता है। भ्रूण एक बहुकोशिकीय, भ्रूण क्या है, भ्रूण एक बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब समझ गए, यहां से दो कोशिकाएं बनी थी, एक और एक, ये दो मिली थी, दो से फिर चार बनी, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, भ्रूण क्या होता है, भ्रूण एक बहुकोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय तो है, लेकिन ये कौन सी अवस्था में है, ये सारी कोशिकाएं 2n अवस्था में। तो ठीक है, तो इस 2n को हम क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। इस 2n को हम क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। तो भ्रूण क्या है, भ्रूण एक बहुकोशिकीय व द्विगुणित संरचना होती है। ठीक है, जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो भ्रूण के बारे में पता चल गया आप लोगों को। भ्रूण क्या है, भ्रूण एक बहुकोशिकीय संरचना है। बहुकोश के कैसे हुई ये पता चला आप लोगों को कि भाई यहां से दो कोशिकाएं जुड़ी थी, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, और 64 के बाद ये भ्रूण का निर्माण हो गया। तो भ्रूण में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो इसलिए भ्रूण को क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। लेकिन ये सारी कोशिकाएं कौन से अवस्था में होती है, 2n अवस्था में होती है। क्योंकि 2n बराबर मैंने आप लोगों को बताया था कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 2n बराबर 46 गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भ्रूण एक बहुकोशिकीय व द्विगुणित संरचना होती है, जिसके द्वारा नए जीव का निर्माण। अब आप लोगों को पता है कि भ्रूण बाद में विकसित होकर इसमें क्या होगी, भ्रूण के बाद प्रसव क्रिया, और प्रसव से क्या बनता है, शिशु बनता है। तो नए जीव का निर्माण होता है। आगे बात समझे भ्रूण की। ये आप लोगों के जो पूरा चार्ट पढ़ा था हमने 2 दिन पहले, उस चार्ट के बारे में सारा वर्णन आ गया है। ठीक है, ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, देख ले कोई मैसेज आया हो तो।
अगला पॉइंट है जीवों में पाया जाने वाला जनन। ठीक है, अब जीवों में पाया जाने वाला जनन, अभी हम पादप की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जंतुओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीवों में दो प्रकार का जनन पाया जाता है। नंबर एक, अलैंगिक जनन। नंबर दो, लैंगिक जनन। ठीक है, एक तो कौन सा जनन पाया जाएगा, अलैंगिक जनन, और नंबर दो, लैंगिक जनन। दो प्रकार का जनन होता है। तो अलैंगिक जनन तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे, और लैंगिक जनन, पादपों का भी लैंगिक जनन और जंतुओं का भी लैंगिक जनन, ये हम दूसरे लेसन में तो पादपों का लैंगिक जनन पढ़ेंगे और तीसरे लेसन में जंतुओं का लैंगिक जनन पढ़ेंगे। ठीक है, पादपों में अलैंगिक जनन के साथ साथ कायिक जनन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आए कि भाई जीवों में पाया जाने वाला जनन, तो सर ने कायिक जनन क्यों नहीं लिखा, कायिक जनन क्यों नहीं लिखा, ये हो सकता है दिमाग में आ जाए अभी। तो कायिक जनन अभी इसलिए यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कायिक जनन पादपों के लिए स्पेशल रूप से काम में आता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल जंतुओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जंतु हैं और या फिर जो निम्न वर्ग के जो जीव हैं, उनमें अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें से भी ये जो अलैंगिक जनन है, तो जो सॉरी ये जो लैंगिक जनन है, ये लैंगिक जनन पादपों का और जो जंतुओं का होगा, तो पादपों का तो पार्ट 2 में पढ़ेंगे और जंतुओं का पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जीवों में पाया जाने वाला जनन। तो पहला टॉपिक देखना है हमें, अलैंगिक जनन। पहला टॉपिक देखेंगे हम, अलैंगिक जनन। अब देखो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब ये कोई जीव है, ठीक है, अब इस जीव को मैं 2 भागों में बांट दूं या 4 भागों में बांट दूं या फिर 8 भागों में बांट दूं। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको, इस जीव को ये जीव है, इस जीव को मैंने 2 भागों में बांट दिया। एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया मैंने। मैं थोड़ा और कुछ समझाना चाह रहा हूं जिससे अपन को क्या है, ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो ये तो कोई एक जीव था और एक जीव को 2 भागों में बांट दिया, और ये दोनों भाग नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, मतलब स्वयं बड़े हो जाते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, ये तो क्या है, शुक्राणु, और ये क्या है, अंडाणु। ठीक है, ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ेंगे, इसका केंद्रक और इसका केंद्रक आपस में जुड़ेंगे, एन और एन जुड़कर 2n कोशिका बनाएंगे। इसका नाम होता है युग्मनज। ठीक है, तो इस युग्मनज में आप लोग क्या देख रहे हो, इस युग्मनज में इसके भी कुछ लक्षण आएंगे और इस युग्मनज में इसके भी कुछ लक्षण आएंगे। आगे ना बात समझ में, क्योंकि ये वाला जो जीव है वो तो इससे और इससे दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये 2 जीवों के द्वारा निर्मित होता है, जबकि ये जो जीव बन रहे हैं, इस जीव में और इस जीव, दोनों जीव के अंदर इसी के लक्षण है, कोई नए लक्षण आएंगे नहीं। कोई दूसरा जीव इससे संलयित होता और दोनों के संलयन से ये दोनों जीव बनते, तो हम बोलते हैं कि भाई इन दोनों जीवों में इसके और कोई अन्य जीव और है उसका लक्षण होता। लेकिन यहां पर तो क्या है कि एक जीव के द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण हो रहा है, और ये जो उत्पन्न होने वाली संतति है, ये जनक जीव है और ये उत्पन्न होने वाली संतति है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जनक कोशिका है और ये संतति कोशिका है। वैसे बुकों में लिखा रहता है पुत्री कोशिका, लेकिन मैं पुत्री कोशिका नहीं लिखता, लेकिन बच्चे क्या है कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चे क्या है ज्यादा सोचते हैं,
वो क्या सोचते हैं पुत्री पुत्र कोशिका क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्ट ये याद रखना कि भाई संतति कोशिका होता है, वो अपनी कॉमन लैंग्वेज होती है पुत्री कोशिका की। इसलिए देखो ये जनक कोशिका थी और इस जनक कोशिका के द्वारा दो जीव बन गए, दो से अधिक भी बन सकते हैं। मैं इसको 4 भागों में बांटता 4 बन जाते, मैं इसको 8 भागों में बांटता 8 बन जाते। लेकिन इनमें जो संतति, ये जो संततियां बन रही है, इन दोनों संततियों में इसी के लक्षण आएंगे। जब इसी के लक्षण या इसी के जीन आएंगे तो ये जो जीव होंगे वो क्या होंगे, आनुवांशिक रूप से इसी के समान होंगे। भाई इसके ही तो जीन आए। अब देखो इस वाली कोशिका में तो इसके भी जीन गए और इसके भी जीन गए, तो ये वाली कोशिका में तो दोनों के जीन गए, तो ये वाली जो कोशिका है इन दोनों से आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान नहीं होगी। आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी शक्ल मेरे पापा से बिल्कुल मिलती है। कुछ लक्षण मेरे पापा के भी हो सकते हैं, कुछ लक्षण मेरी मम्मी के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो क्या है कि दोनों के जीन आए तो नई कोशिका ये बनी, लेकिन इसमें क्या है कि इन दोनों कोशिका में इसी के जीन आए केवल, तो ये वाली जो कोशिका है आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका के समान ही होगी और आकारिकी रूप से, ये तो कौन से रूप से, आनुवांशिक रूप से। और ये दूसरा चिन्ह में लगा रहा हूं किसके लिए, आकारिकी। आकारिकी का मतलब जैसी संरचना इसकी है वैसी ही संरचना इसकी होगी। आगे बात समझ में। जैसे अगर मैं इस पैरामीशियम को काटूं, ये पैरामीशियम का चित्र है, आप लोगों ने कभी देखा हो, स्लीपर जंतु बोलते हैं इसको, चप्पल के जैसा होता है ये साथ दो इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। जैसे मैं इसको 2 भागों में बांटूं तो उत्पन्न होने वाली संतति भी किसके समान होगी, इस पैरामीशियम के समान ही होगी, ठीक है। तो अब परिभाषा ध्यान से सुनना, अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या लिख रहे हैं हम, जब एक जीव के द्वारा दो या जब एक जीव के द्वारा दो या दो से अधिक संतति उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली संतति आनुवांशिक व आकारिकी रूप से जनक जीव के समान हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझो। जब एक जीव के द्वारा, ये रहा एक जीव, ठीक है, जब एक जीव के द्वारा दो या दो से अधिक, मैंने यहां 2 बनाई है, तुम 3 4 5 मर्जी पड़े जितनी बना सकते हो। जब एक जीव के द्वारा 2 या 2 से अधिक संतति उत्पन्न होती है, जब एक जीव के द्वारा ये 2 या 2 से अधिक संतति उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली संतति, ये उत्पन्न होने वाली संतति आनुवांशिक व आकारिकी रूप से, आनुवांशिक का मतलब है कि जैसे जीन इसमें है वैसे के वैसे ही जीन इसमें आएंगे, क्योंकि यहां पर किसी नए जीव का संलयन नहीं हुआ है, इसी का केंद्रक विभाजित होकर नई 2 कोशिकाओं का निर्माण किया है। तो जैसे जीन इस केंद्रक में थे वैसे के वैसे इसमें भी आएंगे, ठीक है। तो उत्पन्न होने वाली संतति आनुवांशिक व आकारिक की दृष्टि से जैसे जनक जीव की संरचना है वैसी की वैसी संरचना किसकी होगी, संतति की होगी। तो आनुवांशिक व आकारिकी रूप से जनक कोशिका के समान, ये दोनों किसके समान होंगी, जनक कोशिका के समान हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। आगे बात समझ में कोई दिक्कत है क्या।
डेफिनेशन में। ठीक है, अब अलैंगिक जनन के बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है। जैसे पहला लिख सकते हो अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। इस युगलिना को थोड़ा याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है कि नोट लगा के लिखा दूंगा वैसे मैं बाद में। पादप व जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी। ठीक है, ये जो युगलिना है, ये युगलिना ऐसा जीव है जिसमें क्या है, पादप और जंतु दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, तो इसलिए इस युगलिना को क्या बोलते हैं, पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव है जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। ये परिभाषा है अलैंगिक जनन की। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है दिक्कत? ठीक है, हम इसी के साथ साथ एक टॉपिक और समझ लेते हैं। बीच में इसमें एक टॉपिक आया हुआ है, ये टॉपिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आया था इसका। ठीक है, इसलिए एक बीच में टॉपिक आया इसके अंदर, क्लोन। नाम सुना होगा क्लोन का तो। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने 8वीं या 9वीं क्लास में एक डोली नामक भेड़ के बारे में सुना होगा। एक डोली भेड़ थी, उस डोली भेड़ की अंड कोशिका से, ठीक है, एक नए जीव का निर्माण कर दिया था। मतलब उस डोली भेड़ की कोशिका से ही एक नई भेड़ का निर्माण कर दिया था। तो वो जो उत्पन्न हुई थी ना कोशिका, जो कोशिका बनी नई कोशिका, जैसे सपोज करो कि मैं यहां लिखता हूं ये डोली भेड़ है। ठीक है, ये डोली भेड़ है, इस डोली भेड़ की हमने क्या ली, अंड कोशिका, या आप लोग अंडाशय की कोशिका बोल सकते हैं, अंड कोशिका ले ली। और इस अंड कोशिका के द्वारा ही एक नई भेड़ का निर्माण, सॉरी ये तो सामान्य भेड़ थी। ठीक है, और सामान्य भेड़ की अंड कोशिका से, सामान्य भेड़ की अंडाशय की कोशिका ली और उस अंडाशय की कोशिका से एक नए जीव का निर्माण कर दिया, और नए जीव का निर्माण हुआ तो उस जीव का नाम क्या रखा गया, डोली रखा गया। तो यहां पर आप लोगों को पता है, ये तो भेड़ तो एक जंतु है, और जंतुओं में नए जीव का निर्माण कैसे होता है, जब जंतु का शुक्राणु और अंडाणु का क्या हो, संलयन हो, और संलयन हो के नए जीव का निर्माण हो। तो ऐसे तो जंतुओं में होता है, लेकिन यहां पर क्या किया गया था, यहां पर किया गया था कि सामान्य भेड़ की अंड कोशिका, अंडाशय की कोशिका से, अंडाशय से एक कोशिका ले ली। ठीक है ना, अब यहां पर देखो ये एक कोशिका है। अब आप लोग इसको समझो, ये सामान्य भेड़ एक कोशिका है, हम इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं, ये रख दिया मैंने। आगे बात समझ में, मतलब अब हम इस जो जनक कोशिका है, इस जनक कोशिका को क्या मानेंगे, सामान्य भेड़ मानेंगे। ठीक है, अब इस सामान्य भेड़ की एक कोशिका ली। अब ये सामान्य भेड़ की जो कोशिका ली, तो उस कोशिका से नया जीव बना दे। सपोज करो कि यहां से हमने 2 कोशिका ले लेते, तो 2 कोशिका से 2 डोली भेड़ बन जाती। अभी सपोज करना है, ऐसा नहीं हुआ है, केवल दिमाग में रखना है। तो इस एक कोशिका से, ये रही एक कोशिका, इस एक कोशिका से क्या किया कि 2 कोशिका का निर्माण कर दिया, ये रही 2 कोशिका। ठीक है, तो अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्लोन क्या होते हैं। क्लोन क्या होते हैं, वे जीव, अब ये है क्लोन, ये डोली क्या थी, क्लोन थी। तो वे जीव, ये रहे जीव, वे जीव जो आनुवांशिक व आकार की दृष्टि से, अब इनके लिए ले लेते हैं हम, ये रही डोली भेड़, तो ये डोली आनुवांशिक व आकार की दृष्टि से जनक जीव के समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोन। तो क्लोन क्या होते हैं, वे जीव जो
आनुवांशिक, वे जीव जो आनुवांशिक व आकारिकी, वे जीव जो आनुवांशिक व आकारिकी दृष्टि से जनक जीव के समान होते हैं, उन्हें क्लोन कहते हैं। आगे बात समझ में? तो क्लोन क्या होते हैं? वे जीव जो आनुवांशिक और आकार की दृष्टि से क्या हो, जनक जीव के समान हो। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि एक ही कोशिका ली, न तो यहाँ शुक्राणु न यहाँ अंडाणु, दो कोशिका तो ली नहीं थी, और दो कोशिका नहीं ली और एक ही कोशिका ली थी। उस एक ही कोशिका को डेवलप करके नई भेड़ का निर्माण कर दिया था। तो ये क्लोन क्या कहलाते हैं? वे जीव जो आनुवांशिक व आकार की दृष्टि से किसके समान होते हैं? जनक जीव के समान ही होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, ये अलैंगिक जनन से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, अब ये टॉपिक ये बीच में क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि बोर्ड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और आप लोग वहां पर बैठ के थोड़ा सा सोचना, आंसर तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? क्वेश्चन तो ये है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? ये जो अलैंगिक जनन से ये संततियां उत्पन्न हुई ना, तो कुछ वैज्ञानिक इन संततियों को क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। अब इन संततियों को क्लोन क्यों कहते हैं, ये आंसर मतलब ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है और इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक से इसका आंसर आ जाएगा। सोचो, कोई ऑनलाइन है क्या बेटा? क्वालिटी कम करो सर थोड़ी सी। किसकी क्वालिटी कम करनी है भाई? अब देखो, आंसर मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि सामने होते तो फिर देख के पूछना पड़ता। अब देखो, ये अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? अब ये अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? ठीक है, ध्यान सुनना। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है, ये संतति, ये आनुवांशिक और आकारिकी दृष्टि से, दोनों रूप से, ठीक है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व आकारिकी दृष्टि से जनक जीव के समान होती है। स्टार्ट हो गया? वहीं
ठीक है, मैं तो स्टार्ट करूँ। अब देखो, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न हुई संतति है, ये क्या है, आनुवांशिक और आकार की दृष्टि से किसके समान है, जनक जीव के समान है। ठीक है, और जो क्लोन होता है, अभी मैंने क्लोन के बारे में बताया था आप लोगों को, ये सामान्य भेड़ है, और इस सामान्य भेड़ के अंडाशय की कोशिका से, ठीक है, अंडाशय की कोशिका से नए जीव का निर्माण कर दिया था डोली भेड़ का। ठीक है, तो ये डोली भेड़ भी क्या थी, ये आनुवांशिक और आकार की दृष्टि से जनक जीव के समान थी। ठीक है, ये जो डोली भेड़ है आनुवांशिक और आकार की दृष्टि से, किस रूप से, आनुवांशिक और आकार की दृष्टि से। ठीक है, आनुवांशिक और आकार की दृष्टि से क्या थी, सामान्य भेड़ या जनक जीव के समान थी। इसीलिए क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। ठीक है, अब आंसर लिखते हैं अपन इसका। क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व आकारिकी, आनुवांशिक व आकारिकी दृष्टि से, आनुवांशिक व आकारिकी दृष्टि से जनक जीव के समान होती है। आनुवांशिक व आकारिकी दृष्टि से जनक जीव के समान होती है। क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व आकार की दृष्टि से जनक जीव के समान होती है, और क्लोन भी आनुवांशिक व आकार की दृष्टि से, क्लोन भी आनुवांशिक व आकार की दृष्टि से जनक जीव के समान होता है। क्लोन भी आनुवांशिक व आकार की दृष्टि से जनक जीव के समान होता है। इसलिए अलैंगिक जनन, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। क्वेश्चन था, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। मतलब ये जो अलैंगिक जनन से संतति उत्पन्न हुई, इसको कुछ वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। अब इसको क्लोन क्यों कहा गया, क्योंकि ये वाला जो जीव है वो, ये वाला जो जीव है वो आनुवांशिक और आकार की दृष्टि से इस जनक जीव के समान है, और जो वास्तविक क्लोन होता है, अब मैंने वहां डायग्राम से समझाया था, जो वास्तविक क्लोन होता है वो भी क्या है, वो आनुवांशिक और आकार की दृष्टि से जनक जीव के समान ही था। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के क्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था। इसके बाद अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन के बाद यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है एक और, अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। इसको मिटा देता हूं। ठीक है,
अलैंगिक जनन, और इधर लिख देता हूं मैं डायरेक्ट लैंगिक जनन में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन था, अपन डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला अंतर, अलैंगिक जनन सबको पता है, यह एक जीव की या एक जीव के द्वारा होता है। ठीक है, ये एक ही जीव के द्वारा होता है। अभी मैंने डायग्राम से बताया था कि एक जीव है और एक जीव से दो या दो से अधिक जीव बन गए थे। जबकि आप लोगों को पता होगा कि जो लैंगिक जनन होता है यह दो जीवों के द्वारा होता है। अब ये भी बात समझ गए होंगे आप लोग, दो जीव के द्वारा होता है, या नर होना होगा या मादा होगी। ठीक है, नर मादा भी नहीं तो आप लोग शुक्राणु बोल सकते हैं, अंडाणु बोल सकते हैं। अगर पादपों की बात करें तो परागकण बोल सकते हैं, अंडकोशिका बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो जीवों के द्वारा होता है, कम से कम दो जीव तो इसमें आवश्यक होते हैं। इसमें उत्पन्न संततियों की संख्या असीमित, इसमें उत्पन्न संततियों की संख्या असीमित होती है। अब आप लोगों को पता है कि जितने भी भाग करोगे आप, 2, 4, 8, 12, जितने भी टुकड़े करोगे उतने ही नए जीवों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें उत्पन्न संततियों की संख्या तो क्या होती है, असीमित होती है। जबकि इसमें उत्पन्न संततियों की संख्या सीमित होती है। इसमें उत्पन्न संततियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। आप लोगों को पता है शुक्राणु अंडाणु, एक शुक्राणु से एक अंडाणु मिलेगा तो एक ही जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसमें तो क्या होगा, संततियों की संख्या सीमित होती है और इसमें संततियों की संख्या अधिक होती है। अब देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो युग्मनज बना था, आप लोगों को पता है ये शुक्राणु और ये अंडाणु, इनके संलयन से युग्मनज बना था, ये 2n कोशिका। और इस युग्मनज से यहां पर बना था भ्रूण, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो इस युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को तो हमने क्या कहा था, भ्रूणोद्भव कहा था। याद है आप लोगों को कि युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को तो भ्रूणोद्भव कहा था। तो ये वाली क्रिया किसमें हो रही है, लैंगिक जनन में। यहां दो कोशिकाएं है ना, तो यहां पर तो क्या होती है, भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है। ठीक है, उसके साथ ही साथ मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, यहां पर अलैंगिक जनन में बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है। ये कोशिकाएं बन गई 2, 4, 8। तो जब कोशिकाओं का निर्माण होता है युग्मनज से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकोद भव। ऐसा मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था। ठीक है, तो यहां पर किसका निर्माण होगा, यहां पर कोशिकोद भव की क्रिया होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, मार्कर में इंक डालें, ये 3 पॉइंट हो गए। अब देखो, एक मार्कर नहीं है तो इसमें, अब इसमें नेक्स्ट वाला पॉइंट है
अपने साइंस से बिल्कुल रिलेटेड है, मतलब जो टर्म यहाँ पर वर्ड यूज में लिया गया है वो बिल्कुल साइंस वाला वर्ड यूज में लिया गया है। जो संतति इसमें बनती है, इसमें बनने वाली संतति को oozoid कहते हैं, ये oozoid कहते हैं। ठीक है ना, इसमें जो संतति बनेगी ना, ये साइंस की लैंग्वेज में बोला गया है कि जो बनने वाली संतति होती है उसको क्या बोलते हैं, हम oozoid कहते हैं। और यहाँ पर जो है अलैंगिक जनन में जो संतति बनती है उसको बोलते हैं हम ब्लास्टोजोइट कहते हैं। क्या कहेंगे इसमें, इसमें बनने वाली संतति को ब्लास्टोजोइट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अलैंगिक जनन से जो संतति बनती है उस संतति को तो क्या नाम दिया गया है, ब्लास्टोजोइट। और लैंगिक जनन से जो संतति बनती है उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम है oozoid। ये 4 अंतर हो गए। अगला अंतर देखते हैं इसमें, अब देखो ये जो अलैंगिक जनन हुआ, ये अलैंगिक जनन क्या हुआ, ये बिना लैंगिक अंगों के होता है। आप लोगों को पता है कि इसमें किसी भी लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं होती। अभी बताया था मैंने, एक कोशिका ली, 2 भागों में बटा, 2 से नए जीव का निर्माण हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, लैंगिक जनन में तो क्या होगा, इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती और इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। सबको पता है कि अगर जो शुक्राणु जो अंडाणु बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु किसके द्वारा बनेंगे, शुक्राणु तो वृषण के द्वारा बनते हैं और अंडाणु अंडाशय के द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पर तो लैंगिक अंगों की आवश्यकता होगी ही होगी। आगे बात समझ में, तो 5वां पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पर कि इनमें तो लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है और इनमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो इनमें क्या होगा, जब युग्मक का निर्माण होगा तो इसमें केवल समसूत्री, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ये एक कोशिका थी और इसको एक कोशिका को 2 भागों में बांटेंगे तो 2 जीव बनेंगे। अगर ये n वाली कोशिका है तो उत्पन्न होने वाली संतति भी n वाली होगी। अगर ये 2n वाली कोशिकाएं हैं तो उत्पन्न होने वाली संतति भी 2n वाली ही होती है। तो इसमें तो क्या है, केवल समसूत्री विभाजन होता है। जबकि आप लोगों को मैंने लैंगिक जनन की अवस्थाएं बताई थी, वो पूरा चार्ट बताया था। तो उसमें तो क्या बताया था मैंने, जो वृषण है और जो अंडाशय है उन दोनों कोशिकाओं में क्या हो रहा था, पहले अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन व फिर बाद में मैंने कहा था कि इसमें युग्मनज में विदलन की क्रिया होती है। और विदलन का मतलब क्या बताया था मैंने, समसूत्री विभाजन बताया था। तो जो लैंगिक जनन होता है उसमें अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन होता है। तो जो लैंगिक जनन है उसमें तो दोनों प्रकार के विभाजन होंगे और जो अलैंगिक जनन है उसमें समसूत्री विभाजन ही होता है। अगला पॉइंट है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। सबको पता है निषेचन का मतलब क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ था, मैंने बताया था कि एक जीवी 2 भागों में बढ़ गया था, तो यहाँ निषेचन की क्रिया नहीं हुई थी। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, यहाँ निषेचन की क्रिया होती है।
तो यहाँ तो क्या होगी, निषेचन की क्रिया होगी, और यहाँ पर निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें जो अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होगी उसमें विभिन्नताएं नहीं आएंगी। देखो इधर ये एक कोशिका है और इस एक कोशिका से ये नई कोशिकाएं बन गई, तो ये क्या है, आनुवांशिक और आकारिक की दृष्टि से इसके समान ही है, तो इसमें क्या है, विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। जबकि इसमें क्या है, ये तो शुक्राणु और ये अंडाणु, ये एन और एन, ये एन एन मिलकर क्या बनेगा, 2n। तो इस 2n में इसके भी जीन है, इसके भी जीन है, तो ये वाली जो कोशिका है इन दोनों से भिन्न उत्पन्न होगी। हम जो है हमारे माता पिता से थोड़े न थोड़े भिन्न तो है ही सही, सकल रंग रूप में थोड़े भिन्न होता लिए हुए हम उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ जो भी संतति उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन में, इसमें उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। जबकि यहां पर क्या है, उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहां पर तो विभिन्नताएं पाई जाएंगी, यहां पर विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं 9वें पॉइंट में। इसका अमीबा और युगलीना। ठीक है, और लैंगिक जनन का तो आप लोगों को पता है ही सही। लैंगिक जनन किसमें पाया जाएगा, सभी प्रकार के मैमेलिया में जंतु आते हैं सब, या फिर हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, या प्लांट बोल दो या एंजियोस्पर्म बोल दो, एंजियोस्पर्म के प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एंजियोस्पर्म के प्लांट, ये सारे अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर हो गए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है, जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है। मैं एक बार इन सबको रिवाइज कर देता हूँ जिससे आप लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत वापस आ जाए। ठीक है, देखते हैं अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर देखते हैं। पहला अंतर देखो, यह एक जीव के द्वारा होता है, सबको पता है, मैं वापस समझाता हुआ चल रहा हूँ एक एक पॉइंट को। यह एक जीव के द्वारा होता है, ये हमने एक कोशिका ली और एक कोशिका को दो भागों में बांट दिया, एक कोशिका ये रही और एक कोशिका ये रही, तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। जबकि यहाँ पर क्या होता है लैंगिक जनन में, ये तो है शुक्राणु एन और ये है अंडाणु एन, ये एन और एन मिलकर 2n नई कोशिका बनाते हैं। तो पहला अंतर क्या होगा, यह एक जीव के द्वारा, इस जीव के द्वारा ही नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ क्या है, दो जीवों के द्वारा, कम से कम कितने जीवों की आवश्यकता होगी, दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो पहले बात समझ में आ गई। ठीक है, इसमें उत्पन्न संतति की संख्या असीमित होती है, कोई लिमिट नहीं है। यहां पर इसको 4 भागों में बांटोगे तो 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, अगर इसको 8 भागों में बांट दोगे तो 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो यहाँ पर उत्पन्न संतति की संख्या असीमित होती है। लेकिन यहाँ पर एक शुक्राणु इस एक अंडाणु से जुड़ेगा तो केवल एक ही युग्मनज बनेगा, तो यहाँ पर संततियों की संख्या क्या होगी, सीमित होती है। अगला अंतर, यहाँ पर कोशिकोद्भव की क्रिया होती है। आप लोगों को मैंने बताया था भ्रूणोद्भव, और भ्रूणोद्भव का निर्माण जो हुआ था तब बताया था कि जब युग्मनज बनेगा और युग्मनज से भ्रूण बनेगा, तो युग्मनज से जो भ्रूण बनने की क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। और मैंने जब ये भ्रूणोद्भव बताया था तो वहां कोशिकोद्भव भी लिखा था, पहले वाली वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। तो वहां पर बताया था मैंने, यदि कोशिका का ही निर्माण हो, और यहाँ देखो यहाँ कोशिका ही बन रही है, ये कोशिका ही विकसित हो जाती है नए जीव में, तो कोशिका बन रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोशिकोद्भव की क्रिया होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म है तो इसको याद रखोगे आप लोग डायरेक्ट, कि बनने वाली जो संतति होती है, ये जो संततियां हैं, इन संतति को अलैंगिक जनन में क्या बोलेंगे, ब्लास्टोजोइट कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन में इनको क्या बोलेंगे हम, oozoid कहते हैं। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद 5वां पॉइंट है, यह बिना लैंगिक अंगों के होता है। इसमें तो किसी लैंगिक अंग की आवश्यकता ही नहीं है,
ठीक है ना। जबकि यहाँ पर लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये शुक्राणु और अंडाणु कब बनेंगे, जब लैंगिक अंग वृषण और अंडाशय होंगे तो ही बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, इसलिए लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। सबको पता है कि एक कोशिका दो कोशिका में बांटना है, तो जितनी जनक कोशिका में गुणसूत्र होंगे उतनी संतति कोशिका में होंगे, तो यहाँ पर केवल कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्धसूत्री विभाजन व समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन वृषण और जो अंडाशय है ये दोनों कोशिकाएं जनक कोशिका की ही हैं, तो ये भी 2n अवस्था में है, तो इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो भी तो शुक्राणु n और अंडाणु n बनेगा, तो अर्धसूत्री विभाजन भी आवश्यक है। फिर वहां पर मैंने बताया था जब युग्मनज बन जाता है, तो युग्मनज बनने के बाद उसमें विदलन की क्रिया होती है, और विदलन किसके समान माना जाता है, समसूत्री के समान माना जाता है, तो इसलिए इसमें यहाँ अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों क्रिया होती है लैंगिक जनन में। अगला पॉइंट, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। सबको पता है कि निषेचन तो किसमें होगा, शुक्राणु और अंडाणु जुड़ेंगे, या परागकण या अंड कोशिका जुड़ेगी, दो कोशिकाएं जुड़ेंगी, उसी को निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर तो निषेचन की क्रिया होगी और यहाँ निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अगला, इसमें उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। अब विभिन्नताएं कैसे होंगी, ये तो एक कोशिका है और एक कोशिका से ही नई कोशिका बनी है, इस एक कोशिका से दोनों नई कोशिकाएं बनी है, तो इन कोशिका में जीन किसके समान है, इसके समान है, तो ये क्या है, ये दोनों कोशिकाएं आनुवांशिक और आकारिकी दृष्टि से जनक जीव के समान ही है, तो इसमें क्या है, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। जबकि यहाँ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि इस वाली कोशिका में इसके भी जीन आएंगे और इसके भी जीन आएंगे, इसलिए विभिन्नताएं पाई जाती है। और ये एग्जाम्पल याद रख लेना, अमीबा, यूग्लिना, मेमेलिया और एंजियोस्पर्म। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। कोई है क्या ऑनलाइन, 5 जने, 3 जने? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, यह टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे, इसमें पहले एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, फिर उसके बाद अलैंगिक जनन के प्रकार है। ठीक है, रोक दो।